गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। चलिए आगे की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। पिछले क्लास में हम लोग वैदिक काल देखे थे। अब देखेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल। हालांकि बताए थे कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, क्या पूछ रही थी? लोथल से गोदी कहते हैं। तो लिखिए वैदिक युग, ये उत्तर वैदिक युग या उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता। और देखिए फिर आप लोगों से कह रहे हैं कि ये हिस्ट्री है, अनलिमिटेड फैक्ट्स है। अनलिमिटेड फैक्ट्स है। बड़ा संभल के यहाँ पढ़ना पड़ता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। पढ़ने से ज्यादा यहाँ छोड़ना सीखना पड़ता है कि क्या छोड़े। जहां कहीं भी कोई भी बुक उठाएंगे तो फैक्ट्स की कोई कमी नहीं। लिखिए उत्तर वैदिक युग। सर, हाँ, ये जनपद इसी में आता है। अब आगे आएगा इसके बाद जनपद। उत्तर वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक युग के बाद जनपद युग आएगा। लिखिए उत्तर वैदिक युग 1000 से 600 BC। 1000 से 600 BC। लिखिए भारतीय इतिहास में नहीं भाग रहा है। भारतीय इतिहास में उस काल को कौमा जिसमें सामवेद यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों अरण्यकों ब्राह्मण ग्रंथों अरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। देखिए बताए थे आप लोगों को भारत के मानचित्र पर कि उत्तर पश्चिम भारत से सभ्यता का विस्तार पूरब की ओर हुआ। अब इस युग में लोहा आ चुका था।
तो लोहे का रथ बनने लगा, लोहे का हथियार, कुल्हाड़ी, टांगी, इसलिए जंगल साफ करना आसान हो गया। तो इधर पूरब की ओर बढ़ना शुरू हो गए। 1 मिनट। हाँ, लोहे का अपना आविष्कार, ये खोज हो चुका था, लोहे का हथियार हो गया था, तो पूरब की ओर विस्तार इनका होने लगा। तो लिखिए कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य देश था। मध्य देश था। ये मध्य देश कहाँ है? ये वाला इलाका, बीच वाला, भारत का बीच वाला इलाका। लिखिए मध्य देश था, सर जिसका प्रसार सर क्या हो? सर उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य प्रसार या मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था या मध्य देश था। लिखिए इस जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक था। गंगा के दोआब तक था। यहीं पर कुरु एवं पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। कुरु एवं पांचाल जैसे विशाल राज्य थे। यहीं से आर्य संस्कृति पूर्व की ओर प्रस्थान कर कौशल यही सब ना आगे चल के जनपद बनेंगे। कौशल, काशी, यही बनारस वाला काशी, एवं विदेह तक फैली। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिए उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अधिक क्षेत्र पर इसलिए हो गया क्योंकि अब वे
लोहे के हथियार एवं अश्वचालित, अश्वचालित माने घोड़ा द्वारा चलने वाला, अश्वचालित रथ का उपयोग जान गए थे। तो उनका तेजी से पूरब की ओर विस्तार हुआ, तेजी से पूरब की ओर विस्तार हुआ इस लोहे के हथियार की वजह से। आगे लिखिए, पैराग्राफ फिर चेंज करिएगा, लिखिए कि उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन तंत्र का आधार था। यानी कि इस समय भी क्या थी, राजतंत्र थी। राजतंत्र का मतलब राजा हुआ करते थे। तो राजा तो आपका मुगल साम्राज्य तक चला है, अंग्रेज के आने से पहले तक राजा था। राजतंत्र तो आज भी ब्रिटेन में है, महारानी होती है, लेकिन वहां लोकतंत्र भी है। लिखिए कि राज शासन तंत्र का आधार था, पर कहीं कहीं पर राजतंत्र के बाद हाँ, शासन तंत्र बोले ना, उसके बाद क्या बोले? राजतंत्र ही शासन तंत्र का आधार था, पर कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण भी मिलते हैं। कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण भी मिलते हैं। गणराज्य का मतलब भारत एक गणराज्य है, तो यहाँ का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, राष्ट्रपति हमारे यहाँ के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, वो निर्वाचित है। तो उस समय भी ना बहुत सारे छोटे छोटे शासक मिलके, अरे हमारे को कसी रहा है, छोटे छोटे शासक मिलकर को गणराज्य कहा गया और उसका हेड निर्वाचित होने लगा। तो समझिए उस समय गणराज्य बन गया था। बताइए सर। हाँ सर, गणराज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। अभी अच्छा। 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाई ना। हाँ। हाँ, और लोकतंत्र को डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी क्या कहें। तो लिखिए कि कहीं कहीं पर गणराज्यों के उदाहरण भी मिले हैं। लिखिए, सर्वप्रथम नहीं लग रहा है इसी में सर। हाँ हाँ, सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में ही, सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण, सब ब्राह्मण जो ग्रंथ लिखवाए हैं ना, उसमें एक है ऐतरेय ब्राह्मण, दिखाई दे रहा है। और इसमें टीचमेंट में यह फैसिलिटी है कि आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में ही राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है।
लिखिए, उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया। कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया। देखिए, इसी काल में सर्वप्रथम करों की नियमित व्यवस्था, सर सर्वप्रथम करो टैक्स लगता है ना। अच्छा, हाँ, टैक्स करों की नियमित व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। लिखिए, पशुपालन कृषि के पश्चात दूसरा प्रमुख व्यवसाय था। दूसरा प्रमुख व्यवसाय था। इस काल के मुख्य पालतू पशु गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि थे। गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि थे। लिखिए कि इस काल में धातु विज्ञान भी विकसित हुआ। धातु विज्ञान, मेटालर्जी, धातु एक से मिला के बनाने की क्रिया को विकसित हुआ। लिखिए कि इस काल में लोहे को श्याम अयस एवं कृष्ण अयस कहा जाता था। श्याम अयस तथा कृष्ण अयस कहा जाता था। सर इसका मतलब क्या होता है? लोहे को, जैसे हम लोग कैसे लोहा कह रहे हैं, उसका नाम था। ठीक है सर। श्याम या कृष्ण से अर्थ लगाते हैं काला से, और अयस मने पदार्थ, लोहे का पदार्थ है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए कि इस काल में सामाजिक व्यवस्था में कठोरता आई। लिखिए, वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में
जाति व्यवस्था हो गई। जाति व्यवस्था हो गई। लिखे मनुष्य के जातों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, जबकि वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। सर जबकि के बाद? जबकि वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। चलिए, ये रहा आपका उत्तर वैदिक काल। इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, कोई काम भी नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है। अब देखिए, इस काल में कुछ ना प्रमुख दार्शनिक हुए थे, कुछ प्रमुख दार्शनिक संप्रदायों का उदय हुआ। जैसे आप लोग पढ़े वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। इनके अलावा बहुत सारे ग्रंथ है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, सब वेदांग है, ये सब भी ग्रंथ है। उपनिषद जो है, उपनिषद वेदों की दार्शनिक व्याख्या है। एग्जाम में बार बार पूछता है, बीपीएससी में कई बार पूछा है कि उपनिषद में क्या है, तो वेदों की दार्शनिक व्याख्या है। और आपको बताते हैं कि ये जो वेद हैं, इनको श्रुति कहा जाता है, कि वेद लिखित नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चलते चल रहा था, याद कर करके और विभिन्न प्रकार के मंत्रों का एक संग्रह है। ऋग्वेद में सब देवी देवताओं, किस देवी देवताओं के लिए क्या मंत्र हो, उसका संग्रह है। अथर्ववेद में जादू टोना ये सब है। सामवेद में संगीत न है, हाँ संगीत है। और यजुर्वेद में इलाज उलाज के विषय में। उपनिषद का अर्थ है उपनिषद, समीप बैठना। और ये वेदों की दार्शनिक, तो वेद में जो श्लोक दोहा बोले गए हैं, उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है कि इस श्लोक का क्या अर्थ है। और उसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं जो अनेकार्थक हैं, जिसका कुछ भी बहुत सारा अर्थ निकलता है। अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, सब ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसका कि कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। तो बाद के आचार्यों ने ये जो उपनिषद में बातें कही गई हैं उसकी व्याख्या करने लगे, और सब अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या किए, और इससे अनेक दार्शनिक संप्रदायों का उदय हो गया। और हर दार्शनिक संप्रदाय अपने तरीके से व्याख्या किया और इस सृष्टि के रचना के विषय में जानकारी दी कि ये सृष्टि कैसे बना है। तो आपके लिए पूरा वो दर्शन शास्त्र में जाने की जरूरत नहीं है, केवल ये जानना है कि कौन सा दार्शनिक संप्रदाय का प्रणेता कौन थे। यह हमारे नोट्स में लिस्ट दिया हुआ है। देखिए,
पेज नंबर 2 पर प्रमुख दर्शन एवं प्रतिपादक। पहला है चार्वाक के चार्वाक, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण, वैशेषिक कणाद। इनके विषय में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। देखिए चार्वाक, इनका कहना है या जीवते सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घिवम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। आज जो कर्जा ले लो चुकाओ मत, लेके खा पी के मर जाओ। क्यों भाई? क्योंकि मरने के बाद ना आत्मा है ना परमात्मा है, कुछ नहीं है। जैसे कहता है ना कि अभी पाप करोगे तो अगले जन्म में भोगोगे। चरवाक कहता है कि कोई अगला जन्म दूसरा जन्म नहीं है, मर गया आदमी, खत्म कहानी। ना स्वर्ग है ना नरक है ना भगवान है, कुछ नहीं है। तो या जीवते सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घिवम पीवे। आगे चलिए, योग पतंजलि। तो पतंजलि महोदय ने मोक्ष पाने का मार्ग योग बताया और उसी योग के रास्ते पर चला रहे हैं बाबा रामदेव। इसीलिए उन्होंने अपने संस्था का नाम पतंजलि रखा है। तो योग ये जो सिखला रहे हैं, ये योग का अपभ्रंश है, नियम है योग करने का। इसे योग नहीं किया जाता है कि जय मन तय जब मन तब योग करना शुरू कर दिया। सबका नियम है और क्रम से है, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद। सांख्य, सांख्य है कपिल। इन्होंने बताया कि इस सृष्टि की रचना में 2 प्रकार के तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति। आत्मा को पुरुष कहे हैं और जो अचेतन है, जड़ है, उसको प्रकृति कहे हैं। तो ये जो हमारा शरीर है, भौतिक रूप है, ये प्रकृति है, और जो चेतन है वो है पुरुष। आत्मा को पुरुष कहे। तो ये हो गया कपिल। पुरुष, 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 पुरुष लिखा जाता है ना, स्त्रीलिंग पुरुष है, वही पुरुष। न्याय गौतम, न्याय ज्ञान मीमांसा से रिलेटेड है। न्याय बताता है कि आपको ज्ञान कैसे होता है, और जो आपको ज्ञान हुआ है वो सत्य ज्ञान है या असत्य ज्ञान है। ज्ञान पाने का तरीका क्या है? अच्छा, आप लोग बताइए कि आपके मस्तिष्क में जितना ज्ञान है, जन्म के साथ कुछ ज्ञान था या कि सब जन्म के बाद आया है? जन्म के सब तो बाद आया। अभी आप महसूस करिएगा कि जन्म से कोई भी ज्ञान नहीं था, सारे ज्ञान जन्म के बाद। अभी जैसा देखिए जो बताया जा रहा है, वही ज्ञान हमें हो रहा है ना। और इसको कहते हैं अनुभवात्मक ज्ञान। और अनुभवात्मक ज्ञान 100% सत्य है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए ये जितना ज्ञान हो रहा है आपको, ये सत्य ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब गलत भी हो सकता है। जैसे सपने में जब आप कोई भी चीज देखते हैं तो उस समय गलत महसूस होता है, वही सत्य लगता है। और फिर जैसे ही सपना टूटता है तो लगता है कि अरे ये तो सपना में थे। अभी आप सपना में नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? चाहे अभी इसी अवस्था में प्रकाश कम हो तो सांप को रस्सी समझ लेता है आदमी, खंभा को किसी का परछाई समझ लेता है। और कहीं खेत बधार में जाइए रात में और कोई परछाई दिख जाए, तब तो और सबका सिटी पिटी घूम कि अरे भूते आ गया का, है कि नहीं?
तो ये सब अनुभविक ज्ञान है। तो अनुभविक ज्ञान सत्य होगा ही, कोई गारंटी नहीं है। और अनुभविक ज्ञान कभी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, ये एक ना एक दिन गलत होगा ही होगा। तो इसीलिए अभी जो आप लोगों को ज्ञान है उस पे अहंकार नहीं करना चाहिए। आपको सत्य ज्ञान ही है। मान लीजिए आप भगवान ये सब पूजा करते हैं, सब सत्य है या असत्य है? कहां तक इसमें सत्यता है, इसको प्रमाणित किया जाना है। इसलिए किसी भी ज्ञान पे आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। बस जो जीवन है उसको हम लोग काट रहे हैं, मृत्यु तक पहुंच रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ज्यादा इस ज्ञान पे अहंकार नहीं करना है। ये तो एक ड्रामा बना हुआ है भाई, एसएससी तैयारी करना है, इंटर पास करना है, बीए पास करना है, बस, और कुछ नहीं है। ये सब का कोई महत्व नहीं है। तो ये है कपिल, बताते हैं कि हमें ज्ञान कैसे होता है। नहीं, ये गौतम न्याय, पूर्व मीमांसा, ये भी ज्ञान से संबंधित है। इसके हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा ये भी ज्ञान से संबंधित है, बद्रायण। और वैशेषी के हैं कड़ादे। यही पहली बार बताए थे थ्योरी ऑफ एटम। अभी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आया है उसको वो उसी समय बता दिए थे कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि छोटे छोटे कणों से हुई है, जिसको ये अणु कहते हैं, जिसको ये अणु नाम दिए हैं। तो बस याद रखिएगा, चरवाक के प्रणेता चरवाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण और वैशेषिक कड़ाद। चलिए, हो गया। हाँ, अब देखिए, उत्तर मीमांसा जब खत्म होगा, उत्तर मीमांसा जब समाप्त होगा 600 के आसपास, तो इसमें से कुछ जो समूह है अब ना धीरे धीरे अपना अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ करेंगे। और इसी से जन्म लेता है जनपद, इसी से जन्म लेता है जनपद। तो अब आ जाइए, लिखिए जनपद युग। जनपद युग उत्तर वैदिक काल। हाँ बोलिए। तो यहाँ पे थोड़ा बताइए ना कि वैदिक काल में जाति व्यवस्था की गई थी, मनुष्य को जातों के निर्वहन के जन्म के आधार पर होता था और वर्ण के आधार पर निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। ये सब क्या है सर? हाँ हाँ हाँ, तो जैसे अभी देखती हो, अब मान लो अभी किसी बच्चे का कास्ट का निर्धारण करना है कि वो किस जाति का है, तो किस आधार पे होता है? उसके पिताजी जिस कास्ट के हैं, बच्चा उसी कास्ट का होता है। लोहार का बेटा लोहार, बढ़ई का बेटा बढ़ई, है ना? सुनार का बेटा सुनार। पहले वर्ण व्यवस्था में ऐसे नहीं, मान लो लोहार का बेटा है या काम करने लगा सुनार का, तो उस सुनार का आएगा, लोहार नहीं का आएगा, इस टाइप से। सुनार का बेटा है आप मंत्र पढ़ने लगा, तो अब सुनार नहीं कहेगा, ब्राह्मण कहलाएगा। ब्राह्मण का बेटा है युद्ध में लड़ने लगा, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। ये था वर्ण व्यवस्था। जाति व्यवस्था में सुनार का बेटा अगर मान लीजिए मंत्र पढ़ने लगा तो पर भी वो सुनार ही कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। ये चीज था वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। तो अब हम लोग आते हैं जनपद में। लगभग 600 BC में उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे शासक थे अपना एक आधिपत्य क्षेत्र बना लिए।
और उसी को नाम दिया गया जनपद। लिखिए जनपद 620 हेडिंग दे दीजिए। लिखिए कि उत्तर वैदिक काल के पश्चात, उत्तर वैदिक काल के पश्चात अनेक शासक अपने छोटे छोटे साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास करने लगे। इसी से जनपद का विकास हुआ। जनपद का विकास हुआ। लिखिए इस काल में 16 जनपद विकसित हुए या 16 जनपदों का उदय हुआ। नोट्स में 16 जनपद का नाम और उसकी राजधानी दी गई है। तो आपको बीपीएससी के एग्जाम के लिए या अदर किसी भी एग्जाम के लिए इसको रट जाना है। 16 जनपद और उसकी राजधानी, और कौन जनपद किधर है ये भी देखना है। तो बुक है हो ये वाले सर। हाँ हाँ सर नोट्स में तो 14 ही जनपद है। 14 है तो अभी 16 कर देंगे, अभी बढ़ा देते हैं। एक मिनट। एनसीईआरटी में देख रहे हैं कि उसमें कहा दिया है जनपद, सेकंड में राज्य, किसान और नगर में। अरे कौन तोता रखा है? अरे बंद करो। देखिए पेज नंबर 30 पर एनसीईआरटी में पेज नंबर 30 दिखाई दे रहा है। देखिए यही सब जनपद है और उसकी राजधानी। तो इससे पता चलेगा कि भारत में किस जनपद की स्थिति कहां है, किस जनपद की स्थिति कहां है। तो आप लोग मिलाइए, आप लोग मिलाइए। देखिए अंग, अंग कहाँ है? ये रहा बिहार में। अंग की राजधानी चंपा। बुक जिनके पास होगा निकाल लीजिएगा। देखिए दूसरा मगध है, देखिए यही है मगध है। मगध की राजधानी राजगीर। तीसरा कौशल, देखिए यही है कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। चौथा मल, मल देखिए ये ऊपर में उत्तर बिहार में कुशीनगर। मत्स्य, देखिए ये रहा मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। गंधार, देखिए एकदम ऊपर में यहां पे गंधार, अफगानिस्तान साइड में। तक्षशिला, काशी, अयोध्या, देखिए ये रहा काशी। अब देखिए वज्जी, ये रहा वज्जी। मगध के ऊपर वज्जी और वज्जी के ऊपर मल। अगला चेदी, देखिए ये रहा मध्य प्रदेश में चेदी। अगला वत्स, चेदी के पूरब में वत्स। सर चेदी की राजधानी नहीं दिया है। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। एक मिनट,
शक्ति नदी। शक्तिमती, देखो नोट्स में लिखा है। सर अब नदी लिखा देखिए, है। मती है, नदी कहाँ लिखा है, तो अपने से लिख लिए। आगे देखिए, पंचाल, पंचाल हो गया ना, ये रहा पंचाल यहाँ पे। कामपिल्य। पंचाल के बाद अवंती, अवंती सबसे नीचे यहाँ पे। कंबोज सर सबसे सर। ऊपर। हाँ ये ये पंचाल का राजधानी कामपिल्य होगा ना? हाँ हाँ, अवंती, कंबोज सबसे ऊपर यहाँ पे। कंबोज का हाटक। अफगानिस्तान में कंबोज का हाटक नहीं दिया है, यहाँ पुष्क लावती लिखा हुआ है, लेकिन कंबोज का हाटक, हाटक बताता था। अश्मक, पोटली, अश्मक, अश्मक ये देखिए सबसे नीचे अश्मक एकदम आ जाएगा, ये महाराष्ट्र में। ये ऐसे हो गई, कौन सी नदी है, कृष्णा नदी नहीं, गोदावरी है, गोदावरी की सहायक है। कौन सी सहायक होगी वो, मंजरा। तो चलिए, कितना हुआ, सब मिल गया, मिलाइएगा तो कौन छूटा। यस सर। तो मिलाइएगा, जो नोट्स में 14 है। यस सर। हाँ तो मिलाइए जो छूटा होगा। अंग है, अंग Yes, sir. मगध काशी, मिलाओ जल्दी जल्दी। अंग मगध काशी कौशल, नोट्स में है ही। हाँ, यस सर। वज्जी मल्ल चेदी वत्स था ना, कुरु था, कुरु नहीं था। हाँ कुरु मल लिख नहीं लो, था। मल है नहीं, का ऊपर है, कौशल के नीचे मल, कुरु नहीं कुरु है। का क्या होगा? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। देखो ये रहा कुरु, यहाँ पे दिल्ली के आसपास, दिल्ली का ही नाम है इंद्रप्रस्थ। अगला मिलाइए, पंचाल था, मत्स्य था, सुरसेन था, सुरसेन नहीं है। सुरसेन लिख लीजिए। अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज था। सुरसेन की राजधानी मथुरा, सुरसेन की राजधानी देखिए का दिया है, मथुरा, ये याद। तो ये रहा आपके मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सर ये पंचाल का राजधानी? सर पंचाल का नोट में देखो। हाँ सर, ये बोलो। वंग, वंग क्या है? वंग वंग नहीं है, अंग है। नहीं सर, अंग भी है और वंग भी है बुक में। बुक में? हाँ बुक में। यस सर। अच्छा, बंगाल को वंग लिखा है, बंगाल को पहले वंग कहा जाता था। तो अब सुनिए, आप लोगों का काम है कि ये जो 16 जनपद है और उसकी राजधानी रट जाना है, और बुक में देखकर कि कौन सा जनपद भारत में किधर है, और बहुत अच्छा बना दिया है आपके इसमें बुक में। अब सुनिए, जनपद में तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब इसी जनपद के समय आ जाएंगे भगवान बुद्ध और महावीर जन्म लेंगे इसी में, जनपद समय में ही। समझ में आया? तो हम लोग पढ़ेंगे भगवान बुद्ध और महावीर, और इसी में जो मगध जनपद है, मगध जनपद है, वो सबसे ताकतवर जनपद बनेगा, और सबको आप
लड़के भिड़के शादी ब्याह चाहे जैसे हो करके सबको मिला के और पूरा एक विशाल साम्राज्य खड़ा करेगा और वही बन जाएगा मगध साम्राज्य, वही बन जाएगा मगध साम्राज्य। तो अब जाके इंटरेस्टिंग जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होगा। अभी तक तो एकदम बोर वाला हिस्ट्री था, इधर में ना कुछ पढ़ने लायक नहीं था। अब सर कहानी आएगा नगध। सर मगध ये बिहार को कहा जाता था? हाँ बिहार में था मगध। पटना है ना तुम्हारा? पटना का नाम सुनी हो? यस सर। हाँ तो उसी का नाम था, पुराना नाम पाटलिपुत्रा। तो पहले उसकी राजधानी राजगीर थी, फिर पाटलिपुत्रा थी। तो अभी भी उस समय के अवशेष बचे हुए हैं पाटलिपुत्रा में। सब उस समय का भवन उवन सब बना हुआ है, बचा हुआ है। अली आप नोट्स नहीं पहुंचाए हो? अली हैं? हाँ सर, आज सर पहुंचा हाँ देंगे आज शाम को। पहुंचा दीजिएगा। अरे जी। वो हमारा खजाना न है, वही ना सब धन दौलत है हमारा। जी आज शाम को पहुंचा देंगे सर। ठीक ठीक, कभी भी आके नहीं भी रहेंगे किसी को भी देके चल जाइएगा। जी सर वही 5 हाँ बजे जी, तक बोलिए। आएंगे सर। सर जो ठीक, नोट्स है ना वो व्हाट्सएप पर कर हाँ। दीजिए ना। नोट्स उसमें किया हुआ है, आप फिर आगे डालेंगे। तो सर, एक मिनट वो मेरे पर बच्चों, नहीं- आज की एक मिनट बच्चों, आज की सेवा समाप्त हो रही है। देखिए 10:57 हो गया है। आपका दिन शुभ हो, अब टेस्ट में लगिए। हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं और